क्या कभी आपने सोचा है कि आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहता है? अब मुगल बादशाहों को देख लीजिए। इनके नाम इतने भारी भरकम थे कि सुनने में लगता था जैसे ये पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाते होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? सोचिए, बाबर जिसका मतलब होता है खतरनाक बाघ, क्या वो वाकई एक बहुत ही एक्सट्रीम निडर योद्धा था? अकबर जिसका मतलब होता है महान, उसने भी अपने नाम को साबित किया था। लेकिन मुगल डायनेस्टी में कुछ बादशाह ऐसे थे जिनके नाम का मतलब होता था खुशकिस्मत, पर उनकी पूरी जिंदगी बदकिस्मती में निकल गई। और एक राजा का नाम था दुनिया का राजा, लेकिन उसकी हुकूमत सिर्फ एक मोहल्ले तक सिमट कर रह गई थी। आज के इस वीडियो में हम बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हर मुगल राजा के नाम की पोल खोलेंगे और देखेंगे कि कौन अपने नाम का शेर था और कौन था सिर्फ नाम मात्र का राजा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले नाम आता है बाबर का, जिन्होंने फरगना से निकलकर काबुल से होते हुए भारत पर हमला किया। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के नाम के बारे में उनके चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस टाइम पर चगताई लोग ज्यादा सिविलाइज्ड या कल्चर्ड नहीं थे। उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए उन्होंने इनका नाम रख दिया बाबर। बाबर एक तुर्की वर्ड है जिसका मतलब होता है बाघ यानी टाइगर। जाहिर है कि बाबर को फरगना का बाघ बनना था। 12 साल की एज थी जब उसने फरगना का शासक बनाया गया, लेकिन उसकी एज छोटी थी, इसका फायदा उठाकर उसके अपने रिलेटिव्स ने बाबर को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि बाबर बाघ की तरह हिम्मती और शानदार योद्धा था, यानी नाम के हिसाब से उसके काम भी थे। उसने कई बार कोशिश की कि वो अपने स्टेट को वापस पाले, लेकिन जब उसे कामयाबी नहीं मिली तब वो भारत की ओर मुड़ा। भारत में अगर देखो तो उसके 3 बड़े दुश्मन थे। पहला इब्राहिम लोदी, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए उसे बुलाया गया था। दूसरे थे अफगान और तीसरे खुद राजपूत। बाबर ने इन तीनों को एक एक करके अपने रास्ते से हटाया और साल 1526 में जब पानीपत की पहली जंग उसने जीती तो दिल्ली में मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया। इस तरह से उसने हमेशा लड़ते हुए अपनी जिंदगी बिताई, जंग को जीतने के लिए हर जरूरी काम किए। जैसे कि खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराने के लिए उसने शराब की बोतलें तोड़ दी और जिहाद का ऐलान किया। अब यह काम इसलिए किया गया ताकि सैनिकों का हौसला बढ़ाया जा सके। एंड गेस व्हाट, ये आइडिया काम भी कर गया था। अब बाबर तो खैर बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसका नाम था, यानी टाइगर। लेकिन क्या बाबर के बेटे हुमायूं अपने नाम का मतलब साबित कर पाए? चलिए जानते हैं। 1530 में अगले बादशाह बनते हैं हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली यानी किस्मत वाला। लेकिन इनकी कहानी में जितनी बदकिस्मती थी उतनी शायद ही किसी और की रही हो। हुमायूं ने 1556 तक बादशाह की गद्दी संभाली, यानी करीब 26 साल तक। लेकिन इस दौरान वो ज्यादातर टाइम या तो दिल्ली या फिर आगरा में टिक ही नहीं पाए। दरअसल हुमायूं जब गद्दी पर बैठे तो उनके सामने शेर शाह सूरी जैसा एक पहाड़ खड़ा था। सूरी ने हुमायूं को ऐसा खदेड़ा कि उसे दर दर भटकना पड़ा। हुमायूं ने असल में हुआ क्या कि अपने भाइयों के बीच में मुगल सल्तनत का बंटवारा कर लिया। इसलिए हुआ यह कि वो काफी कमजोर पड़ गया। जब तक शेर शाह सूरी जिंदा रहे, दिल्ली हुमायूं की पहुंच से दूर रही। जैसे तैसे शेर शाह की मौत के बाद 1555 में उसे दिल्ली वापस मिली। लेकिन किस्मत देखिए, राजा बनने के 1 साल के अंदर ही, यानी जनवरी 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। नाम भले ही लक्की था, पर उसका काम एकदम अनलक्की था। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि उसने जो भी फैसले लिए गलत साबित हुए और हालात ये बने कि गद्दी अफगानों के हाथ में सौंपनी पड़ी। हालांकि हुमायूं ने अकबर का जो नाम रखा, शायद उसमें उन्होंने कहीं पर कोई भी गलती नहीं की थी। अकबर हुमायूं की मौत के बाद बादशाह बने। तब अकबर सिर्फ 14 साल के थे और अगले 35 सालों तक इन्होंने गद्दी को संभाला। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब अकबर का मतलब होता है ग्रेट यानी महान। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अकबर को महान ना माने, लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि अकबर ने बहुत छोटी उम्र से जो काम किए एक बादशाह के तौर पर, वो काफी बड़े थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतकर उसने दिल्ली को हेमू से वापस पाया। खुद को अपनी धाय मां अंगा और संरक्षक बैरम खान की कठपुतली नहीं बनने दिया। उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजपूत पॉलिसी बनाई। इसके तहत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे राजपूत, उनको मैरिज अलायंस के थ्रू अपने साथ मिला लिया। फिर रिलीजियस स्तर पर भेदभाव को खत्म करने के लिए इबादत खाना बनवाया, जहां पर सभी धर्मों के बीच में डिबेट कराई जाती थी। इसने अकबर के टाइम पीरियड में धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने का काम किया। ठीक इसी तरह से मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम के थ्रू अकबर ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया।
शहरों के डेवलपमेंट से लेकर जजिया जैसे टैक्स को खत्म करने तक अकबर ने कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए। ये फैसले उसे एक ग्रेट मुगल के तौर पर खड़ा करते हैं। अकबर के कामों की वजह से मुगल लंबे टाइम तक रूल करने में भी कामयाब हो पाए। अकबर के टाइम पीरियड में ही मुगल एम्पायर की सीमाएं जो थी वो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में फैल गई। इसीलिए भले ही कई लोग अकबर को महान ना माने, लेकिन अकबर के इन कामों के चलते अकबर को एक महान बादशाह की संज्ञा कई इतिहासकार देते हैं। अब आप इस बात से डिसएग्री कर सकते हो तो कमेंट में बताना। अगला नंबर आता है जहांगीर का। 1605 में अकबर की मौत के बाद ये बादशाह बने। जहांगीर को जाना जाता है पेंटिंग्स के संरक्षण के तौर पर। साल 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर ने रूल किया। अब जहांगीर जो है शब्द ये फारसी भाषा से आया है, जिसमें जहां का अर्थ है दुनिया और गीर का अर्थ है पकड़ने वाला या विजेता। यानी जहांगीर का मतलब हुआ दुनिया को जीतने वाला या संसार पर रूल करने वाला। अब अगर उनके कामों को देखें तो जहांगीर ने मुगल एम्पायर को स्टेबल बनाए रखा और अकबर के नक्शे कदम पर जहांगीर ने भी चलने की कोशिश की। लेकिन सच ये है कि जहांगीर अकबर की तरह नहीं थे। यहां तक कि अकबर जहांगीर को बादशाह बनाना भी नहीं चाहते थे। असल में जहांगीर बहुत ज्यादा नशे में डूबे रहते थे, इसीलिए अकबर को लगता था कि उनके एम्पायर की जिम्मेदारी को वो संभाल नहीं पाएगा, और ऐसा कुछ गलत अकबर सोच भी नहीं रहे थे। जहांगीर के टाइम पीरियड में माना जाता है कि गद्दी की ताकत किसी और के पास थी। जहांगीर के जो फैसले थे उनको लेने का काम उनकी बेगम नूरजहां कर रही थी। ऊपर से जहांगीर ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिससे कि मुगल दरबार को लेकर खटास पैदा हुई। जहांगीर ने विद्रोह का आरोप लगाकर सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी की हत्या कराई, जिसके चलते मुगल दरबार की इज्जत को थोड़ा सा धक्का पहुंचा। इसी तरह भले ही जहांगीर के नाम का मतलब पूरे संसार पर रूल करने वाला था, लेकिन जहांगीर ने इस नाम को स्टैब्लिश तो नहीं किया। हालांकि इनका एक काम था जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे जंजीर अदालत कहते हैं। जंजीर अदालत में जहांगीर के दरबार के बाहर एक जंजीर होती थी जिसे कोई भी शख्स कभी भी खींचकर राजा तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। अब मुझे तो नहीं लगता कि जहांगीर अपने नाम को सिद्ध करते हैं, क्योंकि इनको अकबर से जो विरासत में मिला उसी को ये मेंटेन करते रहे। आप मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट में बताना, डिसएग्री करते हो तो भी कमेंट में बताना कि क्यों जहांगीर आपको बहुत महान राजा लगते हैं। जहांगीर के बाद बादशाह बने शाहजहां। जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां का नाम भी अपने ही नाम के हिसाब से रखा। 1628 में बादशाह बने थे। शाहजहां को जाना जाता है खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए। ताजमहल से लेकर लाल किला और चांदनी चौक को शाहजहां के दौरान ही बनवाया गया। शाहजहां के नाम में शाह का अर्थ है राजा, तो वहीं जहां का मतलब फिर से दुनिया होता है, यानी कि शाहजहां के नाम का मतलब भी है दुनिया का राजा। अब भले ही शाहजहां ने अपने काल में बहुत बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड बना दिया। उन्होंने कई भव्य इमारतें बनवाई। अब नाम तो आपने सुने हैं, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। इसी तरह से उन्होंने अपने स्टेट की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम किए। हालांकि उनके आखिरी टाइम पर खुद उनके बेटे औरंगजेब ने उनकी सत्ता को छीन लिया और शाहजहां के नाम के अर्थ पर एक धब्बा लगा दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब का नाम औरंगजेब क्यों रखा था? अब शाहजहां के बाद राजा बनते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। इस नाम में औरंगजेब और आलमगीर ये दो मेन शब्द हैं, जिनका मतलब औरंगजेब की लाइफ और उसके शासन से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब असल में एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है सिंहासन का गहना। वहीं आलमगीर का मतलब होता है दुनिया पर रूल करने वाला। अब अगर हम औरंगजेब की लाइफ और उसके कामों को देखें तो उसके नाम का असर इन दोनों ही नामों में दिखता है। देखिए, औरंगजेब नाम से पता चलता है कि औरंगजेब असल में बहुत ही एम्बिशियस रहा होगा, जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए होगी। ये महत्वाकांक्षा, ये एम्बिशन आपको औरंगजेब में दिखेगा भी। कहाँ दारा शिकोह को बादशाह बनना था, लेकिन औरंगजेब ने बादशाह बनने के लिए अपने ही पिता को कैद कराया, फिर अपने बाकी बचे भाइयों की हत्या की ताकि वो खुद गद्दी पर बैठकर सिंहासन की शोभा बढ़ा सके, ठीक एक गहने की तरह। इसके लिए औरंगजेब क्रूरता की हद तक भी चला गया। हालांकि उसने बादशाह बनते ही अपने पूर्वजों की तरह अय्यासी और विलासिता को अपनाने की बजाय एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को जीने लगा। वो अपने खर्चे के लिए टोपी सिलता था और इस्लाम के खिलाफ होने वाली चीज़ों के सख्त खिलाफ था। ठीक ऐसे ही उसका दूसरा नाम आलमगीर था, जो उसके मिलिट्री कैंपेन से मेल खाता है। उसने मुगल एम्पायर का विस्तार साउथ इंडिया तक किया, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों को भी हराया। उसके ही रूल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा। उसने लगभग 50 साल तक रूल किया, जो मुगल हिस्ट्री में सबसे लंबा टाइम पीरियड था। इसीलिए कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो नाम है वो उसके रूल को और उसके कामों को डिफाइन करता है।
औरंगजेब की जो कठोर धार्मिक और प्रशासनिक नीतियां थीं, इन्होंने मराठों, राजपूतों, सिखों और जाटों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इससे हुआ ये कि मुगल एम्पायर जो था वो कमजोर होने लगा। उसकी मौत के बाद मुगल सत्ता तेजी से बिखरने लगी और उसकी बनाई गई नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगा। इस तरह औरंगजेब नाम उसकी सत्ता की भूख और सिंहासन पर पकड़ को दिखाता है, लेकिन उसकी सिंपल लाइफस्टाइल जो थी वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। वही आलमगीर नाम उसके विजय अभियानों को दर्शाता है, लेकिन वो पूरी दुनिया पर शासन करने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और उसकी जो नीतियां थी, कठोर नीतियां, उन्होंने साम्राज्य के पतन की नींव रखी। अब दोस्तों, औरंगजेब आखिरी सबसे ताकतवर मुगल बादशाह था। उसके बाद मुगल सत्ता लगातार गिरती चली गई। औरंगजेब के बाद जो राजा आए उनके नाम बड़े थे और उनकी हैसियत जो थी वो मिट्टी में मिल चुकी थी। ये हिस्सा अब आप वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही ज्यादा मजेदार मिलेगा और इक्वली पेनफुल भी है ये सारा हिसाब किताब। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बादशाह बने बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने 1712 तक रूल किया। अब बहादुर शाह का मतलब होता है साहसी, लेकिन वो किसी भी हाल में साहसी तो नहीं था, अपने पिता की तरह तो खास कर नहीं। बहादुर शाह ने सत्ता पाने के लिए जंग लड़ी, लेकिन वो बहादुरी से नहीं बल्कि धोखा देकर और घात लगाकर जीता। इस जंग में उसकी बहादुरी का सबूत नहीं मिलता। ऐसे ही बहादुर शाह मुगल सत्ता की चमक को बनाए नहीं रख पाया। वो अपने पिता की तरह कट्टर नहीं था, लेकिन मुगल गद्दी को चलाने के वो लायक भी नहीं था। उसने राजपूतों, जाटों, मराठों और सिखों के विद्रोह को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। ना उससे सेना चल पाई, ना वो कोई अच्छा योद्धा था। इसी टाइम पीरियड में मराठों और सिखों ने अपना इम्पैक्ट बढ़ाना शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के बाद बंदा सिंह बहादुर ने विद्रोह किया, लेकिन बहादुर शाह उस विद्रोह को भी नहीं दबा पाया। इसीलिए आप देखो तो बहादुर शाह नाम में भले ही बहादुर हों, लेकिन काम में कहीं से बहादुर नहीं थे। बहादुर शाह के बाद अगले बादशाह बनते हैं फर्रुखसियार। 1713 से 1719 तक रूल करते हैं। इनके साथ भी यही दिक्कत थी। इनके नाम का मतलब था रोशनी फैलाने वाला, लेकिन हिस्ट्री देखो तो पता चलता है कि इनके पास कोई ऐसी लाइट नहीं थी जिससे रोशनी फैला सके। उल्टे यू विल बी शॉक टू नो कि फर्रुखसियार खुद सैयद ब्रदर्स के हाथों की कठपुतली थे। सैयद ब्रदर्स मुगल दरबार में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल दो भाई थे। इनका इन्फ्लुएंस औरंगजेब की मौत के बाद खूब बढ़ा। इनफैक्ट फर्रुखसियार को बादशाह भी इन्होंने ही बनाया था। तो अब आप जानते हो कि फर्रुखसियार बहुत ही कमजोर मुगल बादशाह था, लेकिन क्या इनके बाद मुगल गद्दी में कोई सुधार हुआ? जवाब है पेनफुली नहीं। 1719 में एक नए बादशाह बने। इनका नाम था मोहम्मद शाह। इस नाम की भी वही हालत हुई। इस नाम का मतलब है दुनिया का शाह, लेकिन हंसी आएगी आपको जानकर कि इनके कामों की वजह से इन्हें एक और टाइटल दिया गया, रंगीला। रंगीला इसलिए क्योंकि वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाजी थे। दोस्तों, ये वही रंगीला है जिनके शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। इस लूट ने मुगलों को एक तरह से कंगाल कर दिया। 200 साल की जमा की गई दौलत, कोहिनूर और शाहजहां का तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, वो सब नादिर शाह ईरान लेकर चला गया। मतलब कि मोहम्मद शाह के नाम से दुनिया का शाह होने की महक भले आती हो, लेकिन असल मायनों में वो सिर्फ रंगीनियत के शाह थे, असलियत में कोई शाह नहीं थे। ठीक ऐसे ही 1754 में बादशाह बने आलमगीर द्वितीय। वो भी एक कठपुतली बादशाह से ज्यादा कुछ नहीं थे। सत्ता पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, भले ही वो संसार पर शासन करने वाला टाइप का भाव अपने नाम में लेकर चल रहे हों। शाह आलम द्वितीय का भी यही हाल था। इनके नाम का मतलब भी ऑब्वियस सी बात है, दुनिया का शासक तो था, लेकिन ये अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गए। ये दुनिया के शासक द्वितीय यानी शाह आलम द्वितीय दिल्ली में नाम मात्र के बादशाह थे। इनका राज्य इतना बड़ा था कि कहावत चलती थी, सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी शाह आलम की सल्तनत दिल्ली में बस लाल किले के पास पालम तक थी, और ये नाम लिखवाए हुए थे अपना शाह आलम। ऐसे ही दोस्तों, आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। साल 1837 में बादशाह बने। बहादुर का मतलब होता है साहसी और जफर का मतलब होता है विजय। लेकिन आपको भी पता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। यानी इनका नाम भी अपने आप में एक फीका पकवान था। इस तरह दोस्तों, मुगल बादशाहों के नाम उनकी ताकत, उनके सपने और विरासत को दर्शाते हैं। कुछ के नाम उनके पर्सनैलिटी से बहुत अच्छे से मैच करते हैं, तो कुछ के नाम उनकी हकीकत से बिल्कुल अपोजिट है। इतिहास गवाह है कि इन नामों ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट की राजनीति, कल्चर और सोसाइटी पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किस बादशाह का नाम बिल्कुल उसके करीब बैठता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।